साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट बालक। साथ ही अधिगम अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो सामान्य बालकों की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक अथवा सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। अर्थात ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो बहुत उच्च कोटि के होते हैं या फिर बहुत निम्न कोटि के होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। साथियों विशिष्ट बालक जो है या तो सामान्य बालकों से बहुत उच्च कोटि के होंगे, बहुत प्रभावशाली होंगे या फिर बहुत निम्न कोटि के होंगे। इन तरह के बालकों को विशिष्ट बालक या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। आगे हम देखते हैं पहचान या लक्षण। तो विशिष्ट बालक के लक्षण जो है निराशावादी, चिंताग्रस्त, शर्मीले स्वभाव के, एकाकीपन, कभी कभी उग्र स्वभाव वाले, आत्मकेंद्रिता का प्रगाढ़, निष्क्रियता स्थित, सांवेगिक, अंतर्मुखी वाले, इस प्रकार के जो लक्षण के बालक होते हैं इन सभी को विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। तो साथियों याद रखिएगा विशिष्ट बालकों का प्रकार जो है अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार बताया गया है। जैसे बौद्धिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक जो है 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक। वही अगर हम शैक्षिक दृष्टि से देखें तो 2 प्रकार के होते हैं: तीव्र बालक, पिछड़ा बालक। साथियों ये सभी टॉपिक को, ये सभी बिंदुओं को हम बारी बारी देखेंगे आगे इसी वीडियो में। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के प्रकार देखते हैं तो श्रवण बाधित बालक, कम सुनने वाले बालक, अंधे बालक या दृष्टि बाधित बालक, दृष्टि दोष से युक्त बालक, वाणी दोष से युक्त बालक, दिव्यांग बालक। आगे देखते हैं सामाजिक रूप से विचलित बालक। तो समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, वंचित बालक। साथियों इन सभी टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बना है परीक्षाओं में, तो यह टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। इसका कॉन्सेप्ट एक एक बिंदुओं को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे देखते हैं प्रतिभाशाली बालक। अब हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो प्रतिभाशाली बालक जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। साथियों प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तथा विकास में उस राष्ट्र के प्रतिभावान बालक बालिकाओं का योगदान रहता है। प्रतिभाशाली बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से भिन्न होती है। प्रतिभाशाली बालक में विकास की संभावना अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे होशियार बालक, श्रेष्ठ बालक, तीव्र बालक। तो इस प्रकार प्रतिभाशाली बालकों की जो मेन कॉन्सेप्ट है। साथियों आगे देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिभाशाली के बारे में, प्रतिभाशाली बालक के बारे में जो महत्वपूर्ण वाक्य बोले हैं उसको देखते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। कालसैनिक के अनुसार देखें तो वह प्रत्येक बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता से अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण या नया योगदान कर सके उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ये कालसैनिक के अनुसार है। साथियों विट्टी के अनुसार देखते हैं प्रतिभाशाली बालक की उपलब्धि संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व आदि कार्यों में लगातार उत्तम होती हैं। इस प्रकार प्रतिभाशाली बालक के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। आगे देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। तो प्रतिभाशाली बालक का शब्द भंडार सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक कठिन विषयों में भी अधिक रुचि रखता है। प्रतिभाशाली बालक में अमूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक विद्यालयी परीक्षा में अधिक अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। और वही देखें तो प्रतिभाशाली बालकों का सामान्य ज्ञान अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार यह प्रतिभाशाली बालक की महत्वपूर्ण विशेषताएं हुई। आगे हम समझते हैं, एक नोट करने वाली बात है साथियों, सभी प्रतिभाशाली सृजनशील बालक नहीं हो सकते, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि सभी जो प्रतिभाशाली उसमें प्रतिभाशाली तो होते हैं, उच्च क्वालिटी के तो होते हैं, लेकिन सृजनशील होना जरूरी नहीं है। क्योंकि क्रिएटर चाइल्ड अलग होते हैं। उसमें क्रिएटर चाइल्ड को
जो सृजनशील बालक होते हैं वो उनका प्रतिभाशाली होना जरूरी नहीं है, वो एवरेज बालक जो है वो भी सृजनशील बालक हो सकते हैं और ये ओपन माइंडेड होते हैं। आगे हम इसको देखेंगे सृजनशील बालक को। उससे पहले हम देख लेते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं, विधिवत अवलोकन द्वारा और दूसरा है बुद्धि परीक्षण के द्वारा, जिसमें देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और साथ ही साथ रुचि सूची परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, विशिष्ट योग्यता परीक्षण। इस प्रकार हम इन परीक्षणों के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किया जा सकता है। अब देखते हैं साथियों मंद बुद्धि बालक, डल चाइल्ड। इससे भी क्वेश्चन बार बार बना है साथियों, क्योंकि मंद बुद्धि बालकों का कई बार ये पूछा गया है कि इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो याद रखिएगा, मंद बुद्धि बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है। मंद बुद्धि बालकों को बुद्धि परीक्षण पर दिए गए कार्यों पर परिभाषित करते हैं। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 80 या 85 से कम होती है। कोई बुक में आपको 70 से कम ये भी लिखा हुआ मिलेगा साथियों, इसलिए याद रखिएगा। साधारणतः आपको 80 या 85 से कम वाले बालक को मंद बुद्धि बालक के श्रेणी में रखा जाता है, डल चाइल्ड बोलते हैं। आगे देखते हैं मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। मंद बुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, इनकी बुद्धि लब्धि 80 या 85 से कम होती है। मंद बुद्धि बालकों में सीखने की गति मंद होती है। आगे देखते हैं मंद बुद्धि बालक जटिल परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। आगे मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे किया जा सकता है उसको भी देख लेते हैं। तो मंद बुद्धि बालकों की पहचान विधिवत अवलोकन करके, प्रमापीकृत परीक्षण के द्वारा, चिकित्सकीय परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा, रुचि सूची परीक्षण के द्वारा मंद बुद्धि बालकों की पहचान किया जा सकता है। आगे देखते हैं सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। तो सृजनात्मक का सामान्य अर्थ सृजन या रचना से है, अर्थात सृजनात्मक का संबंध प्रमुख रूप से नवीनता से है। जो नवीन तथ्यों के बारे में सोचते रहते हैं या कोई भी चीज़ को करने के लिए उसमें एक अलग से गुण विकसित होते हैं या किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है, ऐसे बालकों को सृजनात्मक बालक कहते हैं। आगे और जानते हैं साथियों, सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विविधतापूर्वक समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने तथा विचार करने में समर्थ बनाती हैं, उन्हें सृजनात्मक बालक कहते हैं। अथवा सृजनात्मकता वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना, चिंतन और विचारों को प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं साथियों सृजनशील बालक की विशेषताएं। तो सृजनशील बालक की विशेषताएं हैं विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता, अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इसी कारण से जिज्ञासा में प्रवृत्ति के कारण से ही सृजनशील बालक जो है वैज्ञानिक बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं। याद रखिएगा साथियों, अभिव्यक्ति में विभिन्नता होती है, दूरदृष्टिता की सोच होती है। ये बहुत दूर से सोचते हैं कि किसी भी तथ्य के बारे में परिणाम को पहले से सोचने लग जाते हैं, बहुत सारे उसके बारे में तथ्य निकाल लेते हैं। तो दूरदृष्टिता होती है। गैर परंपरागत विचारों में गति होती है, स्वतंत्र निर्माण की क्षमता होती है, अपसारी चिंतन की प्रवृत्ति होती है। याद रखिएगा दोस्तों, अपसारी चिंतन की प्रवृत्ति होती है। ये कई प्रकार से सोच सकते हैं, कई दिशाओं से उस तथ्य के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, वो भी स्वतंत्र विचार से। आगे देखते हैं साथियों पिछड़ा बालक से भी कई बार क्वेश्चन बना है। बैकवर्ड चाइल्ड बोलते हैं पिछड़ा बालक को। तो पिछड़ा बालक से तात्पर्य है उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से अध्ययन की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़ापन के लिए मंद बुद्धि का होना आवश्यक नहीं है साथियों। औसत या तीव्र बुद्धि का बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। याद रखिएगा साथियों, ये महत्वपूर्ण लाइन है। तीव्र बुद्धि का बालक या प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है, क्योंकि यदि वो पढ़ाई में पीछे हो जाता है या किसी कारणवश गलत संगत या किसी भी कारणवश यदि वो पिछड़ गया तो वो पिछड़ा बालक की श्रेणी में आएगा। तो पिछड़ा बालक के लिए मंद बुद्धि या प्रतिभाशाली या किसी प्रकार का इसमें कोई
रेंज नहीं है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सीरियल बर्ट ने अपनी पुस्तक द बैकवर्ड चाइल्ड में, याद रखिएगा दोस्तों, सीरियल बर्ट का एक बुक द बैकवर्ड चाइल्ड, इसी के बारे में लिखा गया है। कहते हैं, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो खुद के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर का कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होता है। इस प्रकार सीरियल बर्ट के द्वारा कहा गया द बैकवर्ड चाइल्ड बुक में। बर्ट के अनुसार ऐसे बालक जिनकी 85 से कम शैक्षणिक उपलब्धि होती है, EQ है, वे पिछड़े होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, शैक्षणिक लब्धि। तो शैक्षणिक लब्धि को जानने का निम्नलिखित सूत्र है। जैसे कि बुद्धि लब्धि को जानने का सूत्र हम एक वीडियो में जारी किए थे, सीखने के सिद्धांत वाले वीडियो में, उसी प्रकार हम यहाँ पर शैक्षणिक लब्धि का एक सूत्र देख रहे हैं। शैक्षणिक लब्धि का सूत्र होता है, याद रखिएगा साथियों, ये भी पूछा जा सकता है, EQ बराबर EA बटे CA गुणा 100। याद रखिएगा साथियों, तो होता क्या है, EQ बराबर EA बटे CA गुणा 100। आगे हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो EQ मतलब होता है एजुकेशन कोशेंट, जिसे शैक्षणिक लब्धि कहते हैं, और इसमें EA का मतलब होता है एजुकेशन एज, शैक्षणिक आयु, और CA का होता है क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। तो इस प्रकार साथियों शैक्षणिक लब्धि का सूत्र भी यहाँ पर दिया है बर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं पिछड़ापन के कारण। पिछड़े बालक में पिछड़ापन का कारण क्या होता है? वंशानुक्रम होता है, शारीरिक अक्षमता होता है, परिवार में कलहपूर्ण एवं शोर शराबे का वातावरण होता है, परिवार में शिक्षा का अभाव होता है, या परिवार की निर्धनता, निर्धनता, आर्थिक स्थिति में कमज़ोर, ये भी कारण पिछड़े बालक का हो सकता है। बुरे मित्रों की संगति एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है साथियों पिछड़े बालक का। आगे देखते हैं अयोग्य एवं निष्ठुर अध्यापकों के द्वारा उन्हें सही ढंग से पढ़ाया नहीं जाना या नहीं ध्यान दे पाना, यह भी एक कारण हो सकता है पिछड़े बालक का। तो पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, इसे भी जान लेते हैं। तो पहला है, पिछड़े बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री तथा छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा है, पारिवारिक वातावरण में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। आगे देखते हैं, पिछड़े बालकों के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे बालकों की संगी साथियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। आगे है, पिछड़े बालकों के लिए श्रेष्ठ अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार साथियों यह पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था रही। आगे देखते हैं पिछड़े बालकों की विशेषताएं। पिछड़े बालकों में सीखने की गति धीमी होती है। ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि या परीक्षा उपलब्धि उनकी बुद्धि की तुलना में कम होती है। ऐसे छात्र कक्षा कार्य तथा गृह कार्य समुचित ढंग से नहीं कर पाते। और चौथा है, पिछड़े बालक जीवन के प्रति निराश होते हैं तथा असमायोजित व्यवहार करते हैं। इस प्रकार साथियों पहचान भी देख लेते हैं। ऐसे बालकों की पहचान उपरोक्त विशेषताओं तथा विधिवत अवलोकन एवं प्रमापीकृत विधियों द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार हम पिछड़े बालक का भी विशेषताएं, पहचान एवं शैक्षिक इन्हें किस प्रकार की शिक्षा देने पर ये सही रूट में आ सकते हैं, इसे जाना। आगे हम देखते हैं समस्यात्मक बालक, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। समस्यात्मक बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो परिवार, विद्यालय और कक्षा में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों से हटकर होता है तथा ये बालक कक्षा या विद्यालय में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। इसका जो समस्यात्मक बालक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये पूछा जा चुका है दोस्तों, ये भी एक बार टेट के परीक्षा में। तो जैसे चोरी करने वाले, क्रोध करने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक, गृह कार्य न करके आने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, बिस्तर गीला करने वाले बालक, भयभीत रहने वाले बालक, ये सभी बालक जो है समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा साथियों। कारण जो है
प्रायः बालकों की आवश्यकता पूरी न होने, अत्यधिक लाड प्यार, कठोर अनुशासन आदि के कारण बालक समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे बालकों को शारीरिक दंड न देकर मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें दोनों चीज़ बोला गया है, अत्यधिक लाड प्यार भी और कठोर अनुशासन। जस्ट उल्टा, यदि हम कठोर अनुशासन करते हैं तो भी वह समस्यात्मक बालक के रूप में उभर सकते हैं, और यह अत्यधिक लाड प्यार दिखाते हैं तो भी बालक उसे अन्यथा लेके समस्यात्मक बालक के रूप में सामने आ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन्हें याद रखिएगा। आगे देखते हैं समस्यात्मक बालकों की शिक्षा व्यवस्था। ऐसे बालकों को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार देना चाहिए। आगे देखते हैं, ऐसे बालकों के अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्वक तथा सहयोगात्मक व्यवहार करने के लिए सुझाव देनी चाहिए। ऐसे बालकों के साथियों पर कड़ी नज़र रखना चाहिए तथा नैतिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। नैतिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा है साथियों, जिसके द्वारा सही गलत या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी देकर बालकों को सही रूट में लाया जा सकता है। समस्यात्मक बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर भी वह सही रूट में आ सकते हैं। अब देखते हैं वंचित बालक। तो वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित की स्थिति बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत निम्न सामाजिक स्तर के बच्चे जो कि निम्न सामाजिक व आर्थिक स्थिति होने के कारण अपनी योग्यताओं का विकास नहीं कर पाते, वो सभी आ जाते हैं वंचित बालक की श्रेणी में। साथियों, आर्थिक स्थिति की कमी के कारण या कोई चीज़ उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार नहीं मिल पाने के कारण अपनी योग्यताओं को निखारने का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलना भी वंचित बालक का एक समस्या रूप ले लेती है वंचित बालक के रूप में। तो याद रखिएगा, वंचित मतलब जिन्हें कोई चीज़ की कमी होना वंचित के रूप में बताया गया है। तो इस प्रकार हमने वंचित बालक को भी जाना। आगे देखते हैं बाल अपराधी। तो बाल अपराधी किसे कहते हैं? ऐसे बालक अल्प आयु से ही समाज विरोधी कार्यों, कानून की अवहेलना तथा विध्वंसकारी कार्यों करने के लिए संलग्न हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बाल अपराधी बच्चे कहलाते हैं। इसका भी क्वेश्चन एक बार आया है दोस्तों। हमारा माता पिता द्वारा यहाँ हमारा नहीं है साथियों, यहाँ माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक है। यह एक ये भी एक प्रकार है विशिष्ट बालक के प्रकार में। तो माता पिता द्वारा जो तिरस्कृत बालक होते हैं वो भी आते हैं। और कैसे जान लेते हैं? इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो माता पिता द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं। तिरस्कार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता की आपसी लड़ाई, अधिक भाई बहनों के कारण इत्यादि। इसी प्रकार की विशिष्टता लिए हुए बालकों को स्वावलंबी व समाज उपयोगी बनाने हेतु उचित शिक्षण विधियों, तकनीकों व यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है साथियों। तो इस प्रकार यह जो है माता पिता से वंचित बच्चों के द्वारा बच्चों भी इस श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं दिव्यांग बालक, फिजिकली डिसेबल चाइल्डहुड। दिव्यांग बालक से तात्पर्य उस बालक से है जिसमें कोई स्थायी शारीरिक दोष आ गया हो या आ जाते हैं। ऐसे बालक सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। दिव्यांग बालकों के प्रकार निम्नलिखित हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे दृष्टि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, वाणी दोष युक्त बालक, अस्थि बाधित बालक। आगे देखते हैं इसके बारे में शारीरिक विकृति बालक। अब जानते हैं दिव्यांग बालकों में शारीरिक दोष अवश्य पाया जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि दिव्यांग बालक मानसिक दृष्टि से भी अयोग्य हो। शारीरिक दोष के कारण इन बालकों में हीन भावना पाई जाती है। ये बात मुख्य बात है। दिव्यांग बालक में साथियों याद रखिएगा शारीरिक दोष पाया जाता है, लेकिन वह कई ऐसे बालक होते हैं दिव्यांग बालकों में जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं या उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो उच्च क्वालिटी के होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो दिव्यांग बालक है उसमें अपने शारीरिक दोष के कारण हीन भावना पाई जाती है, वो उनके पिछड़ेपन का कारण बनता है। आगे देखते हैं दिव्यांग बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। दिव्यांग बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय खोले जाने चाहिए। चिकित्सकों से परामर्श लेकर इन बालकों के लिए चिकित्सकीय सुविधा, उपकरण तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
आगे देखते हैं, हीन भावना को दूर करने के लिए माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्हें मोटिवेटेड करना चाहिए। मोटिवेशन का जो स्पीच है या बीच बीच में उन्हें सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए उन्हें समझाना चाहिए कि आप किसी प्रकार से कोई पीछे नहीं हो सकते। इस प्रकार उन्हें एडवाइस देना चाहिए। मोटिवेटेड करने के लिए हमेशा फोकस रहना चाहिए। आगे देखते हैं, अपंग बालकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों को ब्रेल लिपि प्रणाली के आधार पर सिखाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों, इन्हें भी याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, ब्रेल लिपि का आविष्कार 1831 में फ्रांसीसी नेत्रहीन लुईस ब्रेल ने की थी। उनके नाम पर ही इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। और आगे है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा साथियों, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अधिगम अक्षम बालक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे हमेशा क्वेश्चन बना है। अधिगम अक्षम वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों की तरह ही होती है, लेकिन पढ़ने लिखने व गणित से संबंधित समस्या के समाधान करने में कठिनाई होती है, इसलिए इन्हें अधिगम अक्षम बालक कहते हैं, सीखने संबंधी विकार कहते हैं। 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क ने सर्वप्रथम अधिगम क्षमता पद का प्रयोग किए थे। याद रखिएगा, सैमुअल किर्क के द्वारा जो अधिगम अक्षमता शब्द है, अधिगम अक्षमता जो पद है उसका प्रयोग किया गया था साथियों। अधिगम अक्षमता का प्रतिपादन किया गया था सैमुअल किर्क के द्वारा। आगे देखते हैं साथियों, जो किर्क महोदय के अनुसार अधिगम अक्षमता का तात्पर्य वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंक गणितीय क्रियाओं में एक या अधिक क्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्य से विरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक अनुदेशन कारक के कारण। साथियों, इनके जो मस्तिष्क कार्य विरूपता के कारण यह संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि इसमें मंदता या किसी प्रकार के मंद बालक की श्रेणी में नहीं होते हैं। इनके मस्तिष्क कार्य में विरूपता के कारण यह इस श्रेणी में आते हैं, ये इस प्रकार के बालक। आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है साथियों, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता है जो है डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। याद रखिएगा साथियों, इससे क्वेश्चन बनता ही है। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी विकार है, डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधी विकार है, डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधी विकार है, डिस्फेजिया बोलते हैं इसको, यह जो है वाक संबंधी, बोलने संबंधी, तुतलाना, हकलाना, ये संबंधी विकार है। और डिस्प्रैक्सिया लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार है। अफेजिया जो है भाषा संप्रेषण संबंधी विकार है। डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है। पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन, और हमेशा बनते आया है साथियों। डिसआर्थोग्राफिया जो है वर्तनी संबंधी विकार है। इस प्रकार इन सभी को बार बार देखिएगा साथियों, इससे क्वेश्चन बनता ही है। आगे देखते हैं, कुछ अधिगम अक्षमताएं डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ते हैं, जो ऊपर देखे हैं। पठन संबंधी विकार तो डिसलेक्सिया है। इस संबंध में बच्चों में जो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता से है, यह भाषा, लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे बी को डी में विभेद नहीं कर पाता है, 100 को वाच पढ़ देता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तथा सी को डी तथा डी को सी लिखता है या पढ़ता है। इस प्रकार
और भी देखते हैं गणित संबंधी त्रुटियों, जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव के क्रम में भूल को डिसकैलकुलिया कहते हैं साथियों, डिसकैलकुलिया। गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं, अर्थात डिसकैलकुलिया एक प्रकार का अधिगम संबंधी विकार है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। ये जो है जैसे कि बी को डी विभेद नहीं कर पाते, 100 को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर, सी को डी, डी को सी, इस प्रकार का सेम इसी लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। ये कौन से विकार के तहत आता है पूछा गया था, तो निश्चित रूप से यह डिस्लेक्सिया के तहत आता है। आगे देखते हैं भाषाघात मस्तिष्क, भाषाघात जिसे अफेजिया कहते हैं साथियों, जो है मस्तिष्क की ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति के बोलने लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, स्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह निश्चित रूप से भाषा संबंधी विकार है अफेजिया। विकासात्मक समन्वय विकार, जिसे DCD कहते हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया के नाम से भी जाना जाता है, से प्रभावित बच्चों में पढ़ने और लिखने की अक्षमता का खतरा अत्यधिक हो जाता है। इस प्रकार साथियों आज हमने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक और भी अधिगम अक्षमता संबंधी जो विकार है, अधिगम अक्षमता संबंधी विकार जो अधिगम में सीखने पर यह रुकावट पैदा करती है, इस टॉपिक को भली भांति समझा। आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।